आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, जल्दी से आप आइए, कोई इशू नहीं, किसी को बाहर जाना है, किसी को अंदर आना है, क्लास को डिस्टर्ब करना हो जाके आइए, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। राइट, तो सबसे पहले हम लोग जो आज बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है, वर्ड्स रहते हैं जो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज कर लेते हैं। एक क्लाइमेट हो गया, ठीक है, ये वेदर हो गया, ठीक है। फिर एक और वर्ड आता है जो हम लोग याद रखते हैं, हम लोग बात होती रहती है, मॉनसून। एक और होता है सीजन, ठीक है। ये चार चीजें हैं जिसको लेते हुए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। आज का क्लाइमेट कैसा है, बात करते थे ना, आज का क्लाइमेट कैसा है, ठंड है कि कैसा है। तो हम लोग पहले अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक एक शब्द को भी। ज्योग्राफी के लिए हम लोगों को कोई ग्रेजुएशन लेवल की ज्योग्राफी पढ़ने की नहीं है। मैं जैसे पहले बताया था, मेरा कोई ज्योग्राफी में भी ग्रेजुएशन नहीं है मेरा, ठीक है। बट ज्योग्राफी इतना पढ़ना है ताकि आप उसको यूज कर पाए एग्जाम्स के लिए, बस इतनी जरूरत है आपको, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, क्लाइमेट, वेदर, मानसून, सीजन, ये पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब जब क्लाइमेट की बात करते हैं, ठीक है ना, क्लाइमेट हो, वेदर हो, मानसून हो, सीजन हो, सब में एक चीज कॉमन है। सारे चीजों में ये जो वर्ड्स है सभी में कॉमन है, क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन यानी पानी जो गिरता है, ये सब कॉमन चीजें रहती है इसमें, ठीक है ना। बट सभी का डिफरेंस क्या है, एक पीरियड रहता है, यानी समय, टाइम इज द से क्लाइमेट का मतलब है, क्लाइमेट यानी लगभग एक पर्टिकुलर, जैसे बारिश हो रही है या ठंड पड़ती है या गर्मी होती है, उसको अंतराल जो रहता है वो ओवर ए पीरियड बोलते हैं, यानी मिनिमम 30 इयर्स का बोलते हैं। 30 इयर्स है ना, वो इसका एक एनालिसिस करते हैं और उसमें जो सीजन पाया जाता है और उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेट यानी रोज का नहीं पूछेंगे आज का क्लाइमेट कैसा है, नहीं पूछेंगे। न्यूज में आता है क्या आता है, न्यूज में वेदर फोरकास्ट आता है, वेदर फोरकास्ट आता है। तो वेदर, क्लाइमेट और वेदर में अंतर है, ये रोज का स्टेटस है, ठीक है ना। डे टू डे फिनोमेना आता है वेदर, और क्लाइमेट रहता है एक लंबे अंतराल में क्या कंडीशन रही है उस भौगोलिक क्षेत्र का, वो है क्लाइमेट। दोनों में अंतर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए यूपीएससी में स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछा रहता है, एक एक शब्द जो रहता है वो मायने रखता है। हम लोग कभी कभी वेदर और क्लाइमेट को थोड़ा भी कंफ्यूज करते हैं और हम आंसर तो बढ़िया 1.5 पन्ने का तो लिख देंगे, लेकिन फिर बाद में पता चला मार्क आए नहीं, तो हम लोग सोचते रहेंगे पता नहीं किसने करेक्शन किया, पता नहीं घर में झगड़ा करके आया हो, मार्क कम नहीं किया, ये मेंटालिटी होती है, क्योंकि हमें सही क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। तो इन दोनों में अंतर यही है, टाइम पीरियड का अंतर है। क्लाइमेट इज ओवर ए पीरियड, लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है, एंड वेदर जो रहता है वो डे टू डे फिनोमिनन है। डे टू डे, फॉर एग्जाम्पल वेदर में आज मान के चलिए अभी रेनी सीजन चल रहा है। अब ये नहीं है कि रेनी सीजन चल रहा है मतलब रेनी ही होगा, बारिश ही होगी, धूप भी लगता है। अब ठंड का महीने चल रहा है, अचानक यहाँ पर बारिश भी हो सकती है, तो इसको कौन से कैसे, तो वेदर इज ए डे टू डे फिनोमिना जिसको हमको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज आती है मानसून, ठीक है ना। मानसून आप शब्द सुन रहे होंगे, मानसून बोल के शब्द सुन रहे हैं। मानसून इज नथिंग बट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मानसून एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है ना। इंडियन कंटेक्स्ट में हमारा जो क्लाइमेट है उसको मानसून क्लाइमेट बोलते हैं। थोड़े क्लाइमेट होते हैं पोलर क्लाइमेट, यानी जहां पर ठंड प्रदेशों में टेम्परेट क्लाइमेट, और हमारा जो क्लाइमेट है वो है मानसून का क्लाइमेट, ठीक है ना। इसके अलावा यहां तक क्लियरिटी होगी, क्लाइमेट, वेदर, मानसून। अब होता है सीजन। अब सीजन में क्या होता है, सीजन हम अपने एक साल में कितने सीजन होते हैं, 4 सीजन हो जाते हैं। क्या हो गया, बहुत सिंपल टर्म्स में बात करते हैं ना। अभी बैठे हैं विंटर सीजन में, समर, उसके बाद रेनी हो गया, ऑटम हो गया। ये सारे शब्द जो हैं ये फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड रहते हैं, ठीक है ना, 3-4 महीने रहते हैं। तो ये सारी चीजें कवर हो जाती है सीजन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं सीजन जैसे बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली अगर बात करें तो रेनी सीजन हो गया, और इसके बाद पोस्ट मानसून है, यानी यहाँ पर बारिश खत्म हो गई लेकिन थोड़ी जगहों में रिट्रीटिंग सीजन चलता है, थोड़ी बारिश होती है बाद में।
तो ये बेसिक सीजन का डिफरेंस है, ठीक है ना। टाइम पीरियड, एवरीथिंग हैज ए टाइम पीरियड। तो पहला है, आप लोग इसको क्लैरिटी ले लीजिएगा, ठीक है ना। इस पर क्लियर हो जाएंगे तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो हमारे लिए आसान रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है ना, राइट। तो हम लोग जो आज इस बार टॉपिक जो कवर करेंगे, थोड़ा स्टार्टिंग में थियोरेटिकली थोड़े आइटम्स रहेंगे। थोड़ा क्या है, ज्योग्राफी थियोरी भी है, उसके साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल्स भी है। प्रैक्टिकल्स आपको विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ती है, रोज का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो आज कवर करेंगे, है ना, तो हम लोग जो कवर करने वाले हैं ये तो हमने बता ही दिया है। एंड ठीक है, ओके। इंडिया का मैंने क्या कौन सा क्लाइमेट बताया, इंडिया का मैंने क्लाइमेट बता दिया, कौन सा, मानसून क्लाइमेट बताया। एक्चुअली मानसून क्या है, एक अरेबिक शब्द है, मौसिम बोल के एक शब्द है, अरेबिक वर्ड है। उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है मानसून का, अगर हम मानसून ले लें, अगर हम मानसून जो क्लाइमेट है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है ना। मतलब टाइम टू टाइम पीरियड में वो विंड जो चल रही है उसका जो डायरेक्शन बदल जाता है और उसके कारण उस क्लाइमेटिक कंडीशन हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। लास्ट में हमने पढ़ा था, हिंदी में यार जितना मैं इंग्लिश में बता पाऊंगा ना, और अगर आपको हिंदी की जरूरत होता है राम, आप लोग थोड़ा हेल्प कर देना इनको इंग्लिश में। हिंदी में क्या है, मैं जो हिंदी इंग्लिश में बता रहा हूँ, उसका हिंदी अनुभव थोड़ा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। बट मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जितना आसानी से आप लोगों को बता पाऊँ, है ना। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है ना, ठीक है। अब ये हो गया आपका मानसून, सॉरी एकदम गंदा बन गया, ठीक है ना, चलिए, ठीक है। सो वी हैव, ठीक है। लास्ट में हमने पढ़ा था ये 0 डिग्री से, ठीक है ना। इसके ऊपर पढ़ा था 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये पढ़ा कर्क रेखा एंड ये पढ़ा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने विंड्स पढ़े, सही है। विंड्स क्यों पढ़े थे, क्या सिंपल कॉन्सेप्ट हर बार याद रख लीजिएगा, ज्योग्राफी में हवा विंड ये बेसिक चीजें रहती है। गर्मी पड़ी, हवा ऊपर उठता है, तो फिर उसको जाना रहता है, एक लेवल के बाद जाके वो दबना शुरू हो जाता है। जब दबना शुरू हो जाता है तो यहाँ प्रेशर दबना शुरू हो जाता है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो कभी भी कोई भी चीज क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर लो होता है, तो ये विंड्स आती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में भी, यहाँ पर भी विंड्स ऐसे फ्लो होते हैं, ठीक है। तो हमने ITCZ के बारे में पिछली बार बात किया था। एक ITCZ मतलब एक एरिया है जहां पर दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं, जिसके कारण एक मानसून का ट्रफ फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या है, इंडिया सब में यहाँ पर आता है, ठीक है ना, यहाँ पर आया इंडिया, ठीक है, राइट। अब लेकिन अगर आप देख रहे हैं ये कौन सा विंड कहला गया, ये कौन सा विंड कहला गया, पश्चिमी यानी ईस्टर्ली विंड कहला गया ये, ठीक है ना। कभी भी विंड को लेते हुए आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, विंड कौन सा विंड बोलते हैं इसको, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अगर ये कंफ्यूजन है तो आप कुछ नहीं, माइंड में बस ये रख लीजिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ठीक है ना। अगर कोई भी विंड जा रहा है वो कहां से शुरू हुआ है वो पॉइंट, ठीक है ना। तो ये ईस्टर्ली विंड हो गया, है ना, ईस्टर्ली। उसके बाद हम लोग मानसून, कौन सा मानसून है हमारा, दक्षिण पश्चिमी यानी साउथ वेस्ट मानसून है। तो हमारा जो मानसून है वो ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। सेम थिंग अगर हम लोग बात करें जो रिट्रीटिंग मानसून है, यानी जो आपकी नवंबर दिसंबर में जो बारिश होता है, तमिलनाडु साइड में कोस्टल एरियाज में बारिश होता है, उसको कौन सा मानसून बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो वापस आता हुआ मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून है, तो नॉर्थ ईस्ट। क्यों नॉर्थ ईस्ट, कहां से आ रहा है, ये लॉजिक पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना, राइट। इसको पकड़ लेंगे तो आपको विंड्स पर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये तो ईस्टर्ली है, लेकिन विंड तो ऐसे जा रहा है। लेकिन जब इंडिया में जब आता है तब तो हम बोलते हैं वो साउथ वेस्ट मानसून। ये कैसे हो गया, यही लॉजिक है, इसी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो मॉनसून का डेफिनेशन का मतलब ये है सीजन, मतलब सीजन के समय समय पर विंड जो है वो टर्न करना शुरू कर देते हैं। अब टर्न क्यों कर रहे हैं उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। और एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लें, कॉन्सेप्ट समझ, ये बेसिकली अगर देखें तो क्लास 9th का एनसीईआरटी है, ये कोई ग्रेजुएशन लेवल का नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्लास 9th का एनसीईआरटी है। हम लोग सिर्फ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी विंड्स अभी ऐसे गया, ठीक है ना, इस साइड गया है और अक्टूबर नवंबर महीने में वो वापस ऐसे आएगा। ये रिवर्सल क्यों हो रहा है वो लॉजिक हमको अंडरस्टैंड करना है, उसी पर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया मॉनसून का डेफिनेशन, यानी मौसम यानी अरेबिक वर्ड है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, डेफिनेशन यही दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना। अब इसी में अगर आप देखेंगे तो ठीक है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है, हम शुरू करने के पहले हम ये बात करते हैं, ठीक है। अब इंडिया में ठीक है, अब इंडिया में अब आपके पास एक्सट्रीम्स मिलेंगे। एक्सट्रीम्स यानी आपको ऐसे लोकेशन मिलेंगे, राजस्थान जैसे एरिया में समर सीजन में कितना टेम्परेचर जाता है, 50 डिग्री तक जाता है, सही है, 50 डिग्री तक जाता है। समर सीजन में भोपाल में कितना टेम्परेचर चला जाता है, 40-42 तक जाता है, एमपी में 40-45 तक जाता है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब कोस्टल एरियाज ले लें, अब कोस्टल एरियाज ले लें, जैसे कि मुंबई ले लें, केरला ले लें, तमिलनाडु ले लें, वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा आपका 38 to 39 के आसपास, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर। सेम थिंग गोस यहाँ पर भी 38 to 39, ठीक है। ये जो टेम्परेचर हो गया। दूसरा क्या है, रेनफॉल। रेनफॉल भी देख रहे होते तो आपका रेनफॉल यहाँ पर कितना होता है, जहां पर आपका काशीनाथ जिनके है वहां पर मोर देन 400 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लद्दाख जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्यों इसको लेके आ रहा हूँ, इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये पहले माइंड में हम सबसे सवाल पहले पूछ रहे हैं हम लोग, जब हम लोग बोल रहे हैं कि मॉनसून क्लाइमेट है इंडिया में, लेकिन इंडिया के अंदर इतना अंतर क्यों है, इतना अंतर क्यों आ रहा है, ये भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे चीजें आपके क्लाइमेट से रिलेटेड, आपका वहां का वेजिटेशन, वहां का सॉइल, वहां के लोग, ह्यूमन जो रहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी जो करते हैं, सब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस क्लाइमेट, ठीक है ना। तो ये इंटरनल वेरिएशंस भी है, ये भी आप माइंड में चढ़ा के रख लीजिएगा। ये सब क्यों हो रहा है उसके बारे में हम आगे कॉन्सेप्ट में देखेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोग क्लियर हो गया होगा इसके बारे में, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वेरिएशंस हो क्यों रही, ठीक है। ये यहाँ का वेरिएशन, ये जब विंड ऐसे जाना था तो इसको ऐसे मुड़ना था, क्यों नहीं मुड़ रहा है, ये सारी चीजों को हम लोग जिस टॉपिक पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, उसको कहते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है और एनसीईआरटी बुक में है, क्लास 9th में ये है, आपको अगर पढ़े तो। कितने लोग पढ़ना शुरू करके एनसीईआरटी बुक तो उठा के पढ़ना शुरू कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल रहता है एनसीईआरटी बुक, पढ़ना शुरू कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग क्या स्टेट बोर्ड में पढ़े होंगे, हम लोग अपना सिलेबस पढ़े होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट आपको क्लियरेंस मिलता रहेगा, और यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे उसी पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, ठीक है ना, यानी आपकी जो क्लाइमेट है उसको क्या क्या चीजें हैं जो कंट्रोल करती है या वेरिएशन क्रिएट करा देती है, जिसके कारण यहाँ पर अचानक एक जगह में बारिश हो रही है, ठंड के टाइम कभी बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, तो अचानक एक जगह में देखा तो समर सीजन में सभी जगह इक्वेटर के ऊपर ही है, सभी जगह एक ही टाइप का होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो ये जो वेरिएशन क्यों हो रहा है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को, मतलब क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली चीजें कौन कौन सी, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो हम लोग इसको टॉपिक वाइज जाएंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला रीजन है, एक हो गया लैटिट्यूड, ठीक है ना, दूसरा हो गया आल्टीट्यूड, या इसकी थोड़ी हिंदी अनुवाद कराते रहना राम, ठीक है, राइट। एंड दूसरा हो गया तीसरा, ये पहले हम लोग टॉपिक्स में लिख लेते हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ठीक है। चौथा हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सी, हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। आज का टॉपिक बस इतना ही है, इसी को हम कवर करने में समय लग जाएगा, हम लोग अंडरस्टैंड करने में समय लगेगा,
ठीक है। 5 है ओशन करंट्स और 6वां है रिलीफ फीचर्स। ठीक है, सिर्फ 6 रीजन है जिसके कारण हमारा जो क्लाइमेट है वो बदलता रहता है या चेंजेस आपको देखने को मिलता है रीजन्स में। ठीक है ना। सबसे पहले हो गया लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड क्या कहला गया? लैटिट्यूड हम लोग अगर बात करें 5th नंबर पर लिखा है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स समुद्र में जो करंट्स बहते हैं, है ना। एक तो वेव्स, अब आएंगे टॉपिक पर आएंगे, उस पर मैं बता दूंगा, है ना। और ये लास्ट है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर यानी अभी वो भी हम टॉपिक पर आएंगे, ठीक है ना। रिलीफ फीचर पर सबसे पहला टॉपिक हमने लिया लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड कौन सा कहला गया? ये लैटिट्यूड कहला गया, कौन सा है? ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड ये लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड हो गया। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल यानी लैटिट्यूड। ये माइंड में रखिए, थोड़ा जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम के टाइम पे जब सामने क्वेश्चन पेपर रहता है और भी टेंशन में मिस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। अब लैटिट्यूड के कारण क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लैटिट्यूड में पिछली बार भी हमने पढ़ा था, बहुत सिंपल है। क्या है? 0 डिग्री है, सूरज यहाँ पर है, ठीक है ना। सूरज यहाँ पर है, इसकी किरणें ज्यादा यहाँ पर रहती हैं, करेक्ट। और थोड़ा दूर जाएंगे तो किरणें कम पड़ेगी, सही। तो उसको सोलर इंसुलेशन बोलते हैं। जो हीट के कारण जो गर्मी उत्पन्न होती है उसको सोलर इंसुलेशन बोलते हैं। तो सोलर इंसुलेशन 0 से लेके ये 90 डिग्री तक यानी नॉर्थ पोल तक वेरिएशन रहता है। ठीक है, अब जितना ठंड होते जाएगा, जहां पर सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाएगी वहां पर क्या होगा? ठंड रहेगी। तो सबसे पहला रीजन रहा क्लाइमेटिक कंट्रोल किसी भी क्षेत्र का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस एरिया को क्या बोलते हैं? यानी ये लगभग 25 डिग्री तक क्या बोलते हैं हम? इसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। यहाँ पर ज्यादा गर्मी रहती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सूरज की किरणें ओवर एक साल में 2 बार ज्यादा रहती है यहाँ पर। इसके ऊपर टेम्परेट हो गया, है ना, जहाँ पर कम रहता है, और उसके ऊपर ये पोलार हो गया जहाँ पर एकदम ठंड रहती है। सूरज जैसे फिनलैंड या नॉर्वे ऐसी जगह में देखेंगे तो वहां पर तो सूरज से बहुत कम दिखता है साल में। ठीक है ना। ये एक कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर जाके पढ़िएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा। एक डे लाइट सेविंग बोलते हैं, या आप लोग एक चीज होता है डे लाइट सेविंग बोलते हैं। ठीक है, डे लाइट सेविंग कॉमन कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ डे लाइट सेविंग के। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो ज्यादा उसका अंतर इंडिया में तो ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठंड के महीने में सनसेट कितने बजे होना शुरू होता है? 5:30 to 6 के आसपास। गर्मी की सीजन में 7 बजे तक होता है। क्यों? क्योंकि पोजीशन ऑफ अर्थ का पोजीशन और सन का पोजीशन कहां पर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। यहाँ जब इंडिया में जो इक्वेटर के पास है वहीं पर ही इतना वेरिएशन है, तो आप सोचिएगा ऐसे कंट्रीज जो टेम्परेट क्लाइमेट में, फिनलैंड, नॉर्वे ये सब हो गए, या पोलर रीजन में, तो वहां पर कितना वेरिएशन होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लंदन जैसे शहर में समर सीजन में समर 8:30 के आसपास सनसेट होता है। रात में अगर 8 बजे भी घूमेंगे लग रहा है कि नॉर्मल इवनिंग का टाइम है। ठीक है। एंड विंटर के टाइम में 3-3:30 बजे तक सनसेट हो जाता है। ठीक है। कभी आप लोग नौकरी कभी मिलेगी आपको, आप लोग फॉरेन जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। जब तक हम देखेंगे हम भी बिलीव नहीं करेंगे इसमें। ठीक है। बहुत अजीब सा चीज था कि मतलब 3 बजे तक मतलब सारे लोग घर 4 बजे तक लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, घर मतलब ऑफिस से घर निकलना शुरू होता है। वैसे समर सीजन में पता चला लोग मतलब नाइट लाइफ का होती है, इवनिंग लाइफ टाइप का चलते ही रहता है। लेकिन इसका मतलब है डे लाइट सेविंग, ये शब्द क्यों यूज किया गया है? इसलिए है कि डे लाइट जब रहता है तभी हम लोग काम करते हैं, जनरली वर्किंग टाइम पीरियड काम रहता है उसी टाइम पर। तो क्या हो जाता है कि वो जो कॉन्सेप्ट है डे लाइट सेविंग वो इसी कारण से आता है कि समर सीजन में ज्यादा समय रहता है, हम लोग काम कर पाते हैं, एंड विंटर सीजन में
वो टाइम पीरियड जो वर्किंग टाइम पीरियड वो कम हो जाता है। ठीक है, ये बस सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, नथिंग टू डू विद दिस, बट कॉन्सेप्ट के लिए। तो बेसिकली क्या मैं बता रहा था, लैटिट्यूड के कारण मेरा टेम्परेचर वेरिएशन होता है। यहाँ पर जो बंदा खड़ा है उसको बारिश मिलेगा, यहाँ पर जो है थोड़ा ज्यादा ठंड रहेगा, यहाँ पर जो बंदा है बहुत ठंड रहता है उसको। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो लैटिट्यूड के कारण मेरा क्लाइमेट मेरा कंट्रोल होता है। इस पर सभी को क्लियर हो गया, इस पर किसी को डाउट नहीं है। अगला टॉपिक में चलेंगे आल्टीट्यूड। अब आल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो आल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या रिलेशन है? आल्टीट्यूड है ना, आल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या रिलेशन है? हम आल्टीट्यूड वाला टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका अगला टॉपिक आल्टीट्यूड है। अब आल्टीट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में क्या रिलेशन है? लॉन्गिट्यूड यानी क्या, कौन सा है? इसको बोलते हैं ना, इसका और आल्टीट्यूड का क्या रिलेशन है? जल्दी बताओ, इतना भी खामोश मत रहो, क्या रिलेशन है? जल्दी बताओ। नहीं है, बता नहीं बोलेंगे। सबसे पहले है कुछ नहीं है, दोनों का रिलेशन है, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल में भी पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड जैसे बड़ा माइंड में अगला चीज आता है, लॉन्गिट्यूड आता है। लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना, कोई भी रिलेशन नहीं। तो सबसे पहले ये माइंड से हटा दीजिए, तो लॉन्गिट्यूड माइंड से हटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो अल्टीट्यूड लैटिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड के बाद सीधे हम अल्टीट्यूड पर आते हैं। अब अल्टीट्यूड का मतलब क्या है? अल्टीट्यूड का मतलब क्या है? हाइट। अब ये जमीन है, ठीक है ना, एक जमीन होगी। अब इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट्स होते हैं। थोड़ा जाएंगे तो हिमालयास हो गया, ऊपर जाएंगे तो हिमालयास हो गया। ये जो हाइट है इसको हम लोग अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ पर्वत के लिए नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलते हैं ना मीन सी लेवल, ठीक है ना, मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से कितने हाइट में है, कोई भी लोकेशन हो, मीन सी लेवल से हाइट डिसाइड किया जाता है। 200 मीटर की हाइट में है, 50 मीटर की हाइट में है, 8000 मीटर की हाइट में है। जैसे हिमालय का हाइट कितना है? 8800 मीटर है। वो रेफरेंस पॉइंट है क्या? रेफरेंस पॉइंट है, कोई तो रेफरेंस, कॉमन रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना, तो वो मीन सी लेवल होता है, ठीक है। अब उससे एल्टीट्यूड कितना है वो डिसाइड होता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट इतना है कि जितना एल्टीट्यूड हमारा बढ़ता जाएगा, जितना ऊपर हाइट इंक्रीज होती ही जाएगी, उतना हमारे पास ठंड हमारा इंक्रीज होगा, सही है। गर्मी के टाइम पर कहाँ घूमने जाते हैं? कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ पर तो एमपी में गर्मी है, लेकिन कुल्लू मनाली में ठंड है मानसून क्लाइमेट है। कैसे दोनों में क्यों हम वहां जा रहे हैं? क्योंकि आल्टीट्यूड प्लेज रोल इन क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। उस क्षेत्र का क्लाइमेट पहले से डिसाइडेड रहता है, क्योंकि ये हाइट के कारण हो रहा है। सिंपल और एग्जाम्पल में बताऊं तो मैप्स है, अभी लेके हैं मैप बोल हाथ में रखे रहिएगा। अब ये हिमालयास का जो रेंज है वो कितने लैटिट्यूड में है, कौन से कितने लैटिट्यूड के बीच में है? हिमालय जो रहता है कितने लैटिट्यूड के बीच में है? लैटिट्यूड कैसे देखते हैं, कैसे देखेंगे? मतलब आपको इंडिया मैप खोल लो या वर्ल्ड मैप खोलना तो वर्ल्ड मैप खोल, इंडिया मैप खोल लीजिएगा। इंडिया मैप खोल के, ठीक है, इंडिया मैप खोल लीजिएगा। पॉलिटिकल देखने की जरूरत नहीं है, फिजिकल देखिएगा। इसको देखिएगा, ये वाला जो मैप है इंडिया का, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब हिमालय कौन से लैटिट्यूड के बीच में है? लैटिट्यूड कहां देखेंगे? ये साइड में लिखा रहता है, इमेजिनरी लाइन्स है ना, ये साइड में लिखा रहता है। ये देखिएगा कितने के बीच में है, लगभग वही 28 से 40 के बीच में लग रहा है, ठीक है। अब 28 से 40 हम मान के चलते 28-40 के बीच में 30-35 मान के चलते हैं, ठीक है ना, 30-35। अब वर्ल्ड का मैप उठाइएगा। वर्ल्ड के मैप में हिमालय जहां 30 डिग्री लैटिट्यूड है, और भी बहुत सारी कंट्रीज होंगे वहां पर। कौन से एक दो कंट्री का नाम बता दें? हाँ,
अब ईस्ट साइड वेस्टर्न साइड देख लो, वेस्टर्न साइड में सेंट्रल में साइप्रस, ईरान। अब आपको लग रहा है कि हिमालय का क्लाइमेट सेम लैटिट्यूड में, सेम 30 डिग्री लैटिट्यूड में ईरान भी है, सेम लैटिट्यूड में हिमालय भी है। यहाँ पर कितना ठंड रहता है और वहां पर कितना ठंड रहता है, दोनों में भले ही लैटिट्यूड सेम है लेकिन एल्टीट्यूड में अंतर होने के कारण वहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। ठीक है ना, राइट। तो एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्लियर हो गए। अब सवाल ये भी हो सकता है ऊपर जा रहे थे सूरज की किरणें और हम सूरज के पास जा रहे हैं, क्यों? वो गर्मी तो बढ़ना चाहिए, वो लॉजिक माइंड में रखना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट ऊपर जैसे जाते हैं तो एयर मास जो रहता है वो वहां पर लाइट होना शुरू होती है। ठीक है ना, अब जैसे लाइट होना शुरू हो जाता है वहां पर सूरज की किरणें या उसके कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये अल्टीट्यूड के कारण क्लाइमेटिक हमारा कंट्रोल हो गया। तो एक लैटिट्यूड का देख लिया, एक अल्टीट्यूड का देख लिया। अब आते हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम हम लोगों ने लगभग पिछली बार हम लोगों ने जब ITCZ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसको कवर कर लिया था। ठीक है ना, क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें ITCZ कॉन्सेप्ट में? ITCZ कॉन्सेप्ट में हमने पहले टॉपिक लिख लेते हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ठीक है, ठीक है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। लास्ट टाइम जब ITCZ का जो हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? हो गया 0 डिग्री। ठीक है, गर्मी जहां पर ज्यादा रहती है वहां पर क्या हो जाता है, एयर मासेस ऊपर उठना शुरू हो जाता है, ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जब वो ऊपर उठेगा तो एक लेवल ऐसा नहीं कि ऊपर तक चलते जाते रहेगा, ऊपर जाके डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे डाइवर्ट होगा तो एक लेवल के बाद ऐसे ही डाइवर्ट होकर चलता जाएगा, उसको भी एक जगह जहां पर उसको प्रेशर कम दिख रहा है वो नीचे उतरना शुरू कर देगा, तो वहां से नीचे आता है। और इसके कारण ये जो विंड्स है, जो डबल एरो मैंने डाला है, ये विंड्स हमारा क्रिएट होता है। तो ये लो प्रेशर हो गया और ये हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मेरे सरफेस विंड फ्लो होना शुरू हुआ। एक है यहाँ पर गर्मी हुई, एयर में उठना शुरू हो गया, ऊपर का एयर का सर्कुलेशन हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद वो विंड के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो सिंपल, तो अगर हम 2 पॉइंट देख लें तो ये ऊपर उठ रहा है, आएगा, फिर नीचे उतरेगा, तो ये लो प्रेशर कहला गया, ये हाई प्रेशर कहला गया, और ये सरफेस विंड्स हो गए, है ना। ठीक है ना, सरफेस विंड यानी धरती को छूते हुए जो विंड जा रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं कि एकदम नीचे हमारे नीचे चल रहा है, इसको टच करते हुए जो जा रहे हैं उसको सरफेस विंड। अब ये सरफेस विंड में यहाँ पर अर्थ भी यानी धरती भी, मिट्टी भी हो सकती है, या पानी भी हो सकता है, या समुद्र भी हो सकता है। जब ये विंड जा रहा है तभी क्या होता है, अगर समुद्र के ऊपर से जा रहा है क्या करेगा, विंड में पानी पकड़ता जाएगा और एक जगह जाके वो उसको बरसाएगा। ठीक है ना, तो ये प्रेशर एंड विंड सिस्टम यही कॉन्सेप्ट है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर विंड कैसे फ्लो होते हैं। ठीक है ना, अब ये वाला भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया, तो अभी हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम सी। कितने लोग समुद्र के तट में गए हैं? कितने लोग यहाँ पर जो बैठे हैं समुद्र के तट तक गए हैं? बॉम्बे या गुजरात साइड या साउथ साइड, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा कहीं घूमने गए? कोई एक ही है, 1-2 लोग, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब बात आती है, अब ये टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है ना, समुद्र से मैं कितने दूर में हूँ या मेरा लोकेशन जो है कितना दूर है, उसके कारण भी उस क्षेत्र का क्लाइमेट डिसाइड होने वाला है। अब क्यों? आप फिर से इंडिया मैप, ठीक है। अब जो बंदा यहाँ पर जो है, ठीक है ना, जैसे मैंने केरला में, ठीक है, केरला में यहाँ पर है, ये समुद्र के पास में है, और यहाँ पर से भोपाल में हम लोग बैठे हैं, तो समुद्र से जो दूरी है इसको हम डिस्टेंस फ्रॉम सी बोलते हैं। अब इस डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब इस टॉपिक का मैं दिखा रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों डिस्टेंस ऑफ सी कभी भी हमारे क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल कर देती है। ठीक है ना, हम लोगों ने, आप बताइए, आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज? पढ़ा है नहीं पढ़ा है?
बहुत कम लोगों ने बता रहे हैं, ठीक है। उसके पहले आप लोगों को जो समझना रहेगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में, ठीक है। एक हो गया सी ब्रीज यानी समुद्र से जो हवा समुद्र से आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, और एक और हो गया लैंड ब्रीज, है ना। अब लैंड से लेते हुए समुद्र की तरफ जो जा रही है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जहां पर भी पानी है और नॉर्मल एक अर्थ का पार्ट है यानी लैंड है, तो ज्यादा गर्म कौन सा पार्ट हो जाएगा? जल्दी लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है ना। सही है, इस पर कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा है पानी जो गर्म होने के लिए समय लगता है, ठीक है। अब दूसरा सेकंड सवाल इसी में, जल्दी ठंडा कौन सा हो जाता है? लैंड के पानी। थोड़े लोग लैंड बता रहे, थोड़े लोग पानी बता रहे। लैंड जितनी जल्दी गर्मी पकड़ता है उतनी जल्दी गर्मी छोड़ता भी है। पानी जितनी जल्दी से मतलब जितना समय लेता है पानी गर्म होने में उतना समय लगता है उसको छोड़ने में, ठीक है। अभी तक यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, थोड़ा मिट्टी उठा लीजिएगा, एक क्वांटिटी पानी उठा लीजिएगा, गर्म करके देखिएगा, दोनों में अंतर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, जितने देर में कूल हो रहे हैं। तो अभी हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों ने देखा होगा, ओके। अब रहती है सी ब्रीज के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है ना। दोनों में कॉन्सेप्ट सिंपल है, ये लैंड हो गया, ठीक है, ये लैंड हो गया, ये पानी है यानी ये समुद्र है, ठीक है। यहां पर भी दोनों में हम लोग कॉन्सेप्ट सिंपल है, नदी के पास यानी यहाँ पर जो बंदा खड़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो समुद्र के किनारे खड़ा है उसके कारण हम लोग बात कर रहे हैं। सी और लैंड यहाँ पर भी हो गया। अब पॉइंट ये आता है, मान के चलिएगा सी ब्रीज में आपका सूरज यहाँ पर है, ठीक है ना, ठीक, सूरज यहाँ पर यानी दोनों के ऊपर है, मान के चलिए दोनों के ऊपर ही है, ठीक है। अब जब दोनों के ऊपर है कहां पर गर्मी ज्यादा होती है? अभी अब लैंड पे गर्मी होती है। जब लैंड पे गर्मी होती है तो क्या होगा? एयर मासेस ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, सही है। अब ऊपर उठना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या ऊपर होके जाएगा, क्या साइड में डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा, डाइवर्ट होता है। एक लेवल डाइवर्ट होने के बाद नीचे उतरेगा, और नीचे उतरने के बाद वो क्या करेगा? टुवर्ड्स सी आएगा, मतलब टुवर्ड्स लैंड। तो ये सी ब्रीज जो कहलाता है, समुद्र से लैंड की तरफ जो हवा उड़ रही है उसको हम लोग विंड जो जा रहा है उसको सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। लैंड ब्रीज में क्या होता है, ये तो दोनों कॉन्सेप्ट, ये बेस है, ये सूरज हो गया और ये रात में चांद आ गया, ठीक है ना। तो रात के टाइम पर क्या होता है, रात के टाइम में कहां से गर्मी तो नहीं आती है, लेकिन दिन भर सूरज ने जो गर्मी दिया था, दिन भर जो गर्मी सूरज ने दिया था, पहले क्या बात हुआ था हमने, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सी गर्मी होने में समय लगता है और उसको ठंडा होने में भी समय लगता है। तो रात के समय पर कहां पर ज्यादा गर्मी रहेगी? सी में ज्यादा गर्मी रहेगी। तो क्या होगा, यहाँ से एयर मासेस ऊपर उठना शुरू होती है, सही है। ऊपर उठ के क्या करेगी, यहाँ से डाइवर्ट होगी, डाइवर्ट होके यहाँ पर नीचे उतरेगी, तो ये हाई प्रेशर कहला गया, ठीक है, और ये लो प्रेशर हो गया। यहां से विंड समुद्र की तरफ बहता है। तो लैंड ब्रीज में क्या होता है, लैंड से समुद्र की तरफ बहता है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन ओरिएंटेड है क्या? मछुआरे लोग जो मछली पकड़ने जाते हैं, ठीक है, मछुआरे लोग जो मछली पकड़ने जाते हैं वो लोग आप लोग देखेंगे तो रात को निकलते हैं, रात को निकलेंगे और अर्ली मॉर्निंग वो वापस आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा दिन में या दिन में निकलते हैं ऐसे। अभी तो एक जमाना था जब वो सिंपल किससे जाते थे, वो रडर यूज करके हुए जो छोटा सा मोटर। अभी तो ठीक है, बड़ी बड़ी उनके पास मशीन आ गई, लेकिन अभी भी आप लोग कोस्टल एरियाज में जाएंगे, अभी भी ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसे मछुआरे हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। क्यों?
रात में जब निकलेंगे तो ब्रीज कहां से कहां चल रहा है, लैंड से सी में। तो क्या होता है, तो मुझे अगर बोट चला के जाना है अंदर तो मेरे लिए आसान रहेगा चलाने में, नहीं तो विंड ऑपोजिट पड़ेगी, मैं चला के कैसे जा पाऊंगा। तो इसलिए रात के टाइम पर यहाँ से यहाँ आपको लोग मतलब फिशरमैन जाते हैं। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में ऐसे आएंगे क्वेश्चन सबको, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, कहाँ गर्मी है कहाँ ठंड है ये नहीं पूछने वाले, एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछेंगे। मछुआरे लोग क्यों रात में निकलते हैं और मॉर्निंग में आते हैं, वापस आते हैं, रीजन क्या है? रीजन ओनली इज दैट, और मॉर्निंग के टाइम पर यहाँ से ब्रीज चलना शुरू हो गया क्योंकि लैंड गर्म ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग इसको लेक्चर में क्लियर हो गए। हम अभी डिस्टेंस फ्रॉम सी में आए नहीं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ये इस एंटायर इस टॉपिक का बेस यही है और क्लाइमेटिक कंडीशंस का बेस भी यही है, ठीक है ना। अभी जो हमने सवाल पूछा था इसके पहले, थोड़ी देर के पहले हमने ये पूछा था मध्य प्रदेश जैसी जगह में 45 डिग्री होता है, सेम समर सीजन है, लेकिन केरला, बॉम्बे, तमिलनाडु साइड, आंध्रा साइड टेम्परेचर का एक्सट्रीमिटी नहीं होती। अब ठंड होती है तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब दिल्ली एग्जाम्पल ले लें, ठीक है ना। दिल्ली हो गया, हम केरला करेंगे, ठीक है। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है दिल्ली का, लगभग कितना होगा, अभी अंदाजे से बताइएगा कितना होगा। 45, 40, 45, 42 में मान के चलो, ठीक है 42, ठीक है, राइट। एंड मिनिमम टेम्परेचर कितना, एवरेज मिनिमम कितना है, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ठंड मतलब साल में सबसे मिनिमम टाइम पीरियड कहाँ पर रहता है, ठंड के विंटर में कितना रहता है, 10 से भी कम रहता है वहां पर, 1, 2, 3 तक चले जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको 1 to 3 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन होता है 1 to 3 डिग्री, ठीक है। अब केरला जैसे क्षेत्र में या इसको बॉम्बे ही कर ले, ठीक है। कितने लोग बॉम्बे गए हैं, मुंबई गए हैं कितने लोग, बहुत कम लोग, महाराष्ट्र, ठीक है। मुंबई में एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना तक जाता है, कुछ नहीं, गूगल करके देखने में कभी पता चल जाएगा, ये भी अराउंड 38 के आसपास रहेगा। एंड एवरेज मिनिमम टेम्परेचर अब जो जाता है वो समवेयर अराउंड 15 तो ज्यादा बता रहा हूँ, 19 to 20 के आसपास रहेगा, मोर और लेस इतना। या साउथ में जाएंगे 19 to 20, साउथ में तो 90 डिग्री ठंड है, यहाँ पर 3 डिग्री ठंड है। अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहां पर -5 डिग्री ठंड है, तो ये वेरिएशन होता है। तो ये जो डिफरेंस है, जो एक्सट्रीमिटी जो होती है टेम्परेचर में, जो एक्सट्रीमिटी होती है उसको हम लोग, एग्जैक्ट वर्ड है, ज्योग्राफिकल टर्म है कॉन्टिनेंटलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटली कुछ नहीं है, ये जो टेम्परेचर वेरिएशन एक्सट्रीम होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंटलिटी कहलाता है। एंड उसका रीजन क्या है, जहां पर ये समुद्र तट रहते हैं वहां पर क्या रहता है, बिकॉज ऑफ दिस सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के कारण आपका टेम्परेचर में वो बैलेंस मेंटेन होते रहता है, ठीक है ना। थ्रू आउट द ईयर ये बैलेंस मेंटेन होते रहता है, इसलिए आपको एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं मिलेगी और एक्सट्रीम ठंड भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के कारण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर हमारा लैंड लॉक्ड है, जहां पर चारों तरफ से लैंड है, वहां पर हमारा टेम्परेचर हमारा एक्सट्रीमिटी में जाता है, तो उसका एग्जैक्ट टर्म है कॉन्टिनेंटलिटी। ज्योग्राफिकल आपके एनसीईआरटी बुक में कॉन्टिनेंटल शब्द है और इसी को रखते हुए क्वेश्चन भी आते हैं, जनरली आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी। तो इसके कारण भी मेरा टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है। अगर टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो उस एरिया का क्लाइमेट का कंडीशन भी मेरा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस ऑफ सी में अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब ये है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए। एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होता है उसका रीजन ही होता है कि ये जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो समुद्र तट के आसपास रहते हैं वहां पर वो एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो लैंड लॉक्ड लोकेशंस होते हैं वहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वहां पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंटलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो उसी से डिराइव किया गया है। मेरा एक कॉन्टिनेंट मतलब कॉन्टिनेंट हो गया, उसके टेम्परेचर एक्सट्रीम वेरिएशन होता है तो उसको मैं कॉन्टिनेंटलिटी बोलता हूँ, ठीक है ना, राइट। अभी ये सी ब्रीज लैंड ब्रीज को लेकर कंफ्यूजन तो नहीं है अभी, ठीक है ना। एंड एक डिस्टेंस भी आपको क्लियर हो गया।
अब एक सवाल आपको याद होगा, यहाँ पर गर्मी के टाइम पर एकदम गर्मी में टाइम में क्या होता है, यहाँ पसीना छूटता नहीं है। अगर आप साउथ में कोई लोग गए होंगे तो पसीना एकदम छूटेगा, एकदम ज्यादा पसीना आता है। डिफरेंस क्या है, ह्यूमिडिटी, यानी एयर में जो नमी रहती है उसके कारण भी होता है। और नमी क्यों रहता है, ये देखिए, ठीक है ना। पानी पकड़, रोज तो बारिश नहीं होगा, उसमें पानी पकड़ के आता है, और वहां पर कोस्टल एरिया जाएंगे तो आपको ज्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगी, क्योंकि वो एयर में उस जो हवा अंदर आ रही है उसी में नमी है, ठीक है ना। तो दिस व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। तो अभी हम लोगों ने 4 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अभी 2 टॉपिक रह गए, ओशन करंट्स और रीफ फीचर्स। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म करेंगे। तो इसके बाद इंडियन मॉनसून के अंदर जाने के पहले हम लोगों को और एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीक में, होपफुली नेक्स्ट वीक में या उसके बाद वाली वीक में। तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक जो आता है वो है ओशन करंट्स, ठीक है ना। अब समुद्र में भी अब हवा हर जगह चल रहा है, तो समुद्र में भी हवा तो चलेगा, ठीक है। अब समुद्र में हवा किसको बोलते हैं, जो वेव्स आती है उसको बोलते हैं, या कोई और अलग चीज है। वेव्स, ओशन करंट और वेव्स, है ना। ओशन करंट्स और वेव्स दोनों में अंतर है, ठीक है ना। ओशन धाराएं एक अलग चीज होती है, और उसके ऊपर जो वेव्स, वेव्स की हिंदी, वेव्स का हिंदी जैसे तरंग। तो ये जो वेव्स होती है वो एक अलग चीज है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों होता है, वो हम लोग जब जियोमॉर्फिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, या जब हम आप लोग पढ़ेंगे, या मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको एक बार बता दूंगा, तो उस पर हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये ओशन करंट जो है, ये धाराएं हैं, जैसे कि हवा की धाराएं होती है उसी टाइप का ये ओशन का भी करंट रहता है। अब जब ओशन करंट्स की बात करें, ठीक है, अब ये ओशन करंट्स में सेम थिंग 0 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब पॉइंट ये रहता है, यहाँ जहां पर भी आपकी धाराएं, ये तो कॉन्सेप्ट आपको याद ही आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये जब ईस्टर्ली विंड्स आते हैं, ठीक है ना, जब ये आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, और जब टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, हम इस साइड मैप के हम लोग ऑलवेज लेफ्ट साइड ढूंढते हैं, इस साइड देखेगा। अभी इस जगह पर फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री कहीं पर ऐसे क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो विंड्स हैं, इसके कारण क्या होगा, वहां पर एंड प्लस 0 डिग्री में टेम्परेचर आपका ज्यादा रहता है। तो क्या होता है, जो पानी भी है हमारा, इसी के कारण दोनों जब कोलाइड होते हैं तो ये मूवमेंट करना शुरू करता है एक साइड में, ठीक है। अब ओशन करंट्स के भी 2 टाइप है, एक हो गया हॉट, एक हो गया कोल्ड। अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, धाराएं गर्म हो या ठंड हो, हम इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे आपका एंटायर क्लाइमेट भी डिसाइड होता है, ठीक है ना। अब ये जो धाराएं यहाँ से जा रही है टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया साइड जा रही है, इट्स सिंपल, मैंने एक धारा दिखा रहा हूँ, ये हॉट होगा, नियर टू इक्वेटर है, मूव कर रहा है हॉट। अब आगे जाते जाते सिंपल कॉन्सेप्ट है, धारा जा रही है, आगे लैंड मास हो गया तो वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, तो ये नीचे जाने लग गया, ठीक है। अब नीचे क्या है, क्या कौन सा अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका में क्या होता है, ठंड होती है, पानी ठंडा रहता है, जैसे इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है तो ये जो धाराएं हैं ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये धाराएं ठंडा होना शुरू हो जाता है, और यही धारा फिर से लैंड मास मिला मुझे, तो मैं ऊपर उठना शुरू हो गया, मैं पानी के अंदर का बता रहा हूँ करंट, तो ऊपर उठना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो आप लोग ये जो मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो मूवमेंट देख रहे हैं, ये आपका ओशन करंट कहलाएगा, ठीक है। अब इस ओशन करंट को क्लाइमेट के साथ कैसे लिंक करना है, ठीक है। अब ये ओशन करंट के कारण क्या होगा, अब ये ठंड पानी अभी यहाँ पर मेरा ठंडा है, ठीक है। तो अगर आप अपना मैप, वर्ल्ड मैप खोल लीजिएगा, फिजिकल में जाइएगा, फिजिकल में साउथ अमेरिका में इस क्षेत्र में
कौन सा डेजर्ट? डेजर्ट 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 होगा। ये साउथ अमेरिका मैप खोल लीजिएगा, साउथ अमेरिका का पेज खोल लीजिएगा, साउथ अमेरिका खोल लीजिएगा, साउथ अमेरिका का फिजिकल खोल लीजिएगा, अफ्रीका बोला हाँ ये हाँ सही है बढ़िया। हम लोग अटाकामा यहाँ पर आ जाता है अटाकामा, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपका अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका में इस एरिया में बात किया होगा डेजर्ट से सहारा है और 2-3 डेजर्ट वहां पर आते हैं, कालाहारी एक्सेट्रा डेजर्ट आते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी यही धाराएं फ्लो होती है। मैं जो डॉटेड लाइन बोल रहा हूँ वो ठंडा लाइन ये है, कोल्ड करंट है। अब क्या हो रहा है, कोल्ड करंट के कारण क्या होगा, कोल्ड करंट है तो वहां पर क्या माना जाएगा, ठंड है तो वहां पर प्रेशर कम है कि ज्यादा है, क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा, अब प्रेशर हाई हो जाएगा। अब प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, यहाँ से हवा दूसरी जगह पर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ पर जो है दूसरी जगह कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इसका अंदर भी जा रहा होगा या बाहर भी जा रहा होगा। अगर अंदर जा रहा है तो यही एरिया है, रीजन है मोस्टली सारे कॉन्टिनेंट्स में। ऑस्ट्रेलिया का भी देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में इस साइड कौन से है, डेजर्ट देखिएगा, ये भी एरिड रीजन है। डेजर्ट होगा या एरिड रीजन होगा, मतलब बंजर टाइप का लोकेशन बड़ा रहेगा, ठीक है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया का देखिएगा क्या है, डेजर्ट क्या दिख रहे हैं, विक्टोरिया दिख रहा होगा, तो बेसिकली ये एरिया आपका सभी कॉन्टिनेंट्स में जो वेस्टर्न पार्ट है वो इसी रीजन से आपका एरिड रहता है, खाली पड़ा रहता है और खराब रहता है या डेजर्ट फॉर्म हो जाता है। इंडिया में एक्सेप्शन अलग है, राजस्थान में वहां पर तो है नहीं समुद्र, फिर भी वहां पर टार डेजर्ट फॉर्म हो गया। वो क्यों है, जो इंडियन मानसून पर आएंगे तब बताएंगे। लेकिन इस ओशन करंट के कारण, ये जो ओशन करंट के कारण आप देख रहे हैं तो डेजर्ट फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना। आप इसी मैप में आपको मिलेंगे ओशन करंट्स के बारे में भी एक प्लेस, एक आपको पलटेंगे ना तो आपको जगह मिलेगा, धाराएं आपको मिलेगी ओशन करंट। बहुत सारे करंट है, इसको पेरुवियन करंट बोलेंगे, हर चीज का एक नाम रखा होगा, किसी ने नाम तो रखा होगा, ठीक है ना। तो हर करंट का एक रीजन रहता है और उसके कारण एक इफेक्ट पड़ता है हमारे इंटायर क्लाइमेट पर, इंटायर एरिया के क्लाइमेट पर, ठीक है ना। तो अभी हमने ओशन करंट्स को भी अभी हमने कवर कर दिया है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है, जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रिलीफ फीचर। अब रिलीफ यानी क्या होता है, आराम मिलना है ना, दर्द हुआ दवा लेके डाला, आराम मिलता है, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमको रिलीफ फीचर एग्जैक्टली लगभग वही है। अब ये रिलीफ फीचर्स के कारण सर्टन स्ट्रक्चर्स के कारण, सर्टन स्ट्रक्चर जो इंडिया में है या वर्ल्ड में जहां पर भी है, उनके कारण वहां के क्लाइमेट को एक राहत मिलती है, ठीक है ना। वो क्या मिलती है पहले थोड़ा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फिर अगेन इंडिया मैप देखिए, इंडिया मैप ड्रॉ करना और वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना आपको रोज प्रैक्टिस में आना चाहिए। जब भी आप लोग आंसर लिख रहे हैं, मैं अगेन वही बताता हूँ, आप लोग इतना 4 पन्ने में आंसर लिख लीजिएगा, उसके बजाय 2 पन्ने या 1.5 पन्ना भी आंसर लिखा और आपने मैप सब ड्रॉ करके दिखा दिया ना तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और हमको यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के लिए नहीं बैठे हम लोग, जगत में एक्सपर्ट भी नहीं हो, मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना आप लोगों को चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। अब ये रिलीफ फीचर्स होगा। अब रिलीफ फीचर्स में फिजिकल इंडिया मैप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले फिजिकल इंडिया मैप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल यानी आपको एक मिनट डाउट क्लियर कर देता हूँ, पर लोग उसको शंका में रहते हैं। ये पॉलिटिकल हो गया, जहाँ पर राज्य दिखाए गए हैं, राज्य का बाउंड्री दिखाएंगे, ये पॉलिटिकल कहलाएगा। ये हो गया आपका फिजिकल, जहाँ पर नदी नाले पहाड़ चट्टान ये सारी चीजें लिखी रहती है, इसको फिजिकल बोलते हैं। तो
बेसिक मैथ में 2 डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कौन सी माउंटेन्स है? देखो मैप देखो, अब दूसरा बंदा बोल रहा था वो काम मत करिएगा, मैप खुद देखिएगा, क्योंकि हम लोग मैप देखना आधे भी खत्म कर दिए हैं। ये कौन सा घाट्स है? वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से हिल स्टेशन हैं? हिल स्टेशन नीलगिरी हो गया, ऊटी हो गई, लोनावला हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप याद करेंगे, ये सारे चीजें आपको वेस्टर्न घाट्स में ही मिलेगी, ठीक है ना, राइट। महाबलेश्वर, बहुत सारी चीजें हैं आपको, वो तो अंग्रेज जब बढ़ते जाएंगे तो डायग्राम कर सकते हैं हम लोग। ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या माउंटेन्स हैं? नहीं, यहाँ पर राजस्थान कौन सा सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? राजस्थान माउंट आबू है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या पड़ता है? सेंट्रल इंडिया, या सेंट्रल इंडिया के ऊपर दिल्ली साइड में क्या रहता है? अरावली, ठीक है, ठीक है, अरावली हो गया। उसके बाद डेक्कन प्लेटू कहाँ पड़ता है? साउथ इंडिया में, यहाँ पर देखेंगे ये डेक्कन प्लेटू कहला गया, मैप में देखते जाइएगा, डेक्कन प्लेटू कहला गया, ठीक है। फिर हिमालय कहाँ पड़ता है? नॉर्थ इंडिया। ये पूरा मोरलेस हिमालय है, कोई मेजरमेंट ना करे, मोरलेस ये हिमालय हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी माउंटेन्स है, ये खास यहाँ पर भी माउंटेन्स है, ठीक है ना। आप जब मैप जब भी पढ़ते हैं आप, ये माउंटेन्स, इस माउंटेन्स के कारण बारिश का रीजन, इस माउंटेन्स के कारण वेजिटेशन, वहां का मिट्टी कैसे रहता है, वहां पर क्या फसल उगती है, ये सब कुछ ये रिलीफ फीचर्स जैसे, इसी को बोलते हैं रिलीफ फीचर्स, ठीक है। अब ये रिलीफ फीचर्स क्यों कहला गया रिलीफ फीचर्स? रीजन क्या है? अब जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, अभी तक हम लोग इतना जाने कि साउथ वेस्ट मानसून हमारा जो जून महीने में आता है, वो आता है तो यहाँ वेस्टर्न घाट में आके टकराता है। तो वेस्टर्न घाट में आप लोग ये मुंबई साइड से लेते हुए कर्नाटका, केरला, यहाँ सब खूब बारिश होती है ना, खूब बारिश होती है कि नहीं होती है? खूब बारिश होती है। और इसी साउथ वेस्ट का, क्योंकि लैंड बीच में आ गया, तो इसी साउथ वेस्ट का एक और ब्रांच इस साइड मूव करता है, ठीक है ना। और यहाँ किसको हिट करता है? ये, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्यों? जाते बहुत पानी उसने भर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पर पानी बारिश होगी। इसी के ब्रांचेस यहाँ जाके ऐसे नहीं कि सीधे कोई रूट डाल कर एनएच सीधे जाएगा, वो मुड़ना भी शुरू हो जाते हैं, जिस कारण ये उड़ीसा, फिर एमपी, यहाँ सब हमारे बारिश होते रहते हैं। तो यहाँ ऑनसेट ऑफ मानसून जून 1 बोलते हैं, जून 1 के टाइम पर बारिश शुरू होती है, जब तक हमारे पास आते आते वो जुलाई 15 के बाद हमारे पास आसपास में आती है। और जब तक ये पानी यहाँ तक आएगी, यहाँ पर माउंट आबू में आके टकराएगी, जितना बचा भी है वो यहाँ टकरा के यहाँ पर गिरती है, और यहाँ पर आपका रेगिस्तान, ठीक है ना। सेम थिंग वेस्टर्न घाट्स में इस साइड बारिश हो रही होगी, लेकिन वेस्टर्न घाट्स के उस साइड में, यानी अंदर के साइड में बहुत सारे ड्राई एरियाज है। कर्नाटका, तेलंगाना, सभी जगह में अभी भी ड्राई एरिया सेंटर में है, जबकि वो साउथ में है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। दूसरा है, मान लीजिए चलिएगा ये हिमालयस नहीं रहता, क्वेश्चन भी है, हिमालयस नहीं रहता तो क्या हो सकता था? जो हमारे जो पानी यहाँ से लेके जा रही है, अब चांस था कि ये मान लीजिए ये था ही नहीं आपका, तो क्या होता? बढ़िया आराम से एंजॉयमेंट करता है, उसको सीधे चले जाता पानी पूरा, क्योंकि यहाँ पर उसको रोकने के लिए कुछ भी बीच में नहीं मिलता, फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ भी बीच में नहीं है, जिसके कारण बारिश हो पाए, ठीक है। तो अभी इसके कारण बारिश हो रहा है। और दूसरे एंगल से भी देखिएगा, ऊपर से ठंड के टाइम पर ठंड हवा आती है, बेसिकली हिमालयस ऐसे बैरियर एग्जिस्ट करता है, बीच में खड़ा रहता है, ठंड से भी प्रोटेक्ट करता है, और हमारे अपना बारिश भी हमें दिलवा देता है। एंड सिर्फ हिमालयस नहीं, हर स्ट्रक्चर जो आप फिजिकल ज्योग्राफी के मैप में पढ़ रहे होंगे, हर स्ट्रक्चर आपको कोई ना कोई उसका यूज रहता है, तो इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जब फिजिकल ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत देखिए
अब इसमें आपको पढ़ते पढ़ते बारिश हुआ, बारिश होने के बाद क्या होता है, नदी नाला होता है। अब नदी कौन कौन सी नदी बड़े हो गए, साउथ में कौन सा नदी बड़ा है, साउथ में, साउथ में और भी साउथ में नीचे कावेरी, ठीक है, कावेरी हो गया, उसके नीचे पेरियार रिवर हो गया, ठीक है ना। ये सब आप देखते रहिएगा, ये रोज पढ़ने के क्वेश्चन ऐसे नहीं बताएंगे पेरियार रिवर कहां पर बताओ, लेकिन जब आप आंसर जब आप लोग लिख रहे हैं तो आपके आंसर को एनरिच करने का उसका मतलब रहता है, मतलब आपके आंसर को अच्छा वैल्यू देना है। मार्क 19 मार्क दिया होगा किसी और को, आपको हो सकता है कि 20 मार्क, 1 मार्क से बड़ा अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ये नदियां बहती किस साइड में है, अब ईस्ट की तरफ बहती है कि वेस्ट की तरफ बहती है ना, पूर्व की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कृष्णा, गोदावरी, उसके ऊपर नर्मदा, नर्मदा की कौन से 2 घाटों के बीच में है, ऊपर सतपुड़ा ऊपर है कि विंध्यास ऊपर है, तो आपका सतपुड़ा विंध्यास के दोनों के बीच में वो नदी बहता है, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जियोमॉर्फिकल साइंस ज्योग्राफी होता है, उसको जब समझ मिलेगा एक बार मैं पढ़ाऊंगा उसको, तो उसके बीच में ये नदी फैलती जाती है, ये नर्मदा हो गया, तप्ती हो गया, ये सब यहाँ पर होता है। उसके ऊपर जाएंगे तो चंबल हो गया, बेतवा, चंबल, यमुना, गंगा, ठीक है। और उसके ऊपर जाएंगे तो व्यास रिवर, ये सब आएगा। ये रिवर आपको बोले आप पकड़ना शुरू कीजिएगा, आपके मैप को लीजिएगा, उठा के पढ़िएगा कहां कहां से मैप पानी जा रहा है, कौन कहां से जाके मिल रहा है। तो इसको आप लोग रिलीफ फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। थोड़ी नदियां हैं जो पूर्वी की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ जा रही है, थोड़ी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ जा रही है, थोड़ी नदियां हैं ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब केन बेतवा हो गया, ये तो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना। थोड़ी नदियां हैं जो नीचे की तरफ जा रही है, तो ये इसको बेसिन बोलते हैं, यानी बेसिन यानी ढलान बोलते हैं ना, सिंपल ढलान, पानी का जो नदी का जो ढलान होगा तो किस साइड बहेगा। ये सारी चीजें आपकी फिजिकल ज्योग्राफी का रिलीफ फीचर है। तो ये रिलीफ फीचर भी आपके क्लाइमेट को डिसाइड करने में, हमें बस अभी क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, तो क्लाइमेट को डिसाइड करने में मेरा रिलीफ फीचर भी मुझे हेल्प करता है। तो अभी तक हम लोग क्लियर हो जाए, तो ये 6 आइटम्स हैं जिसके कारण आपके किसी भी जगह का क्लाइमेट आपको अफेक्ट करता है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है, आप लोग सिर्फ इस 6 पॉइंट को याद रखेंगे तो आप आंसर लिख पाएंगे, उसको रिलेट करना है हम लोगों को, फिर आंसर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मोरलेस हम लोग आज क्लाइमेटिक कंडीशन का हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा अगले हफ्ते हम लोग सेम टॉपिक इंडियन मानसून क्लाइमेट का ही रहेगा, लेकिन इसमें इंडिया में कैसे चेंजेस हुए हैं उसके बारे में, कैसे अंदर आता है। एक होता है एल नीनो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़े लोगों ने पढ़ा होगा, उन लोग पढ़ा नहीं होगा। एल नीनो जो स्पेनिश टर्म है, एल नीनो, ठीक है ना, या सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। वो है क्या, वो होता है पेरुवियन की कोस्ट में, यानी पैसिफिक ओशन में होता है, लेकिन उसके कारण मेरा यहाँ का क्लाइमेट कैसे अफेक्ट होने वाला है, पहला पॉइंट समझ में आता नहीं है। दूसरा, ये मडागास्कर आपको पता है, मडागास्कर काम कर रहा है साउथ अफ्रीका के पास पड़ता है ना, साउथ अफ्रीका के बहुत पास पड़ता है। वहां पर अचानक एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो समुद्र का एरिया, ठीक है। मैप बनाए देखें मडागास्कर है कहां पर, जल्दी ढूंढिएगा। डाल दिया, ये मडागास्कर है, ठीक है ना। अब मडागास्कर में अचानक बोल रहे हैं भैया यहाँ पर ज्यादा प्रेशर हो गया तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारी इंडिया की मानसून अफेक्ट हो रहा है। मैंने बोला यहाँ के कोई एक पानी की धारा के कारण या करंट के कारण आपका अफेक्ट करने वाले बात करें। फिर आप बात कर रहे हैं कि मडागास्कर में कुछ हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। तीसरा एक पॉइंट बोलते हैं आईटीसीजेड शिफ्ट होता है, उसके बारे में जो पढ़ा था वो भी एक कारण होता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण आपके मानसून इंडिया के अंदर एंटर होता है, ठीक है ना। ये प्योरली कॉन्सेप्ट ही बताया हूँ, आप सब कॉन्सेप्ट हम लोग अगले हफ्ते ये वाला कॉन्सेप्ट करके इंडियन मानसून के अंदर आ जाएंगे। इंडियन मानसून में कुछ भी नहीं है, अभी जो बताया था वही इंडियन मानसून इतना ही है, आपको भी पता है, हमसे ज्यादा पता है क्या कब बारिश होती है, कब बारिश नहीं होती है, कब ठंड रहता है, ऐसा आपको बताइए। लेकिन क्यों होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पूरी चीजों को आपको
पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग मोरलेस हम लोग आज क्लोज करेंगे आज के इसको। इसके साथ साथ हम लोग जरूर, जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि हम लोग ज्योग्राफी के अगले बार सभी को एक क्वेश्चन में दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। थियरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। कल नेक्स्ट वीक बताऊं, कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन थियरेटिकल क्वेश्चन उसका आंसर कैसे लिखेंगे वो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो एक आध क्वेश्चन हम लोग ऐसे देना शुरू करेंगे, क्योंकि मेंस में रिटन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइड करता है आपको मार्क कितना मिलेगा। प्रीलिम्स कैसे बोला, फिल्टरिंग का प्रोसेस है, आप लोगों को फिल्टर, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर करके बाहर भेज देगा। मेंस अच्छा फिल्टर होके आए हैं तो आपको इतनी क्षमता से लिखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिवली आपका आंसर लिखना पड़ेगा सारी चीजों को मिलाते हैं। और इंटरव्यू तो इंटरव्यू है, वो तो आपका निकाल ही देंगे, ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया हमें जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स पर। और लास्ट में मैंने बोला ना करंट अफेयर्स पर। अभी आप लोग एक पेपर उठा लीजिएगा, जिनको निकलना निकल सकते हैं, एक पेपर उठा लीजिएगा, एक पेपर उठा लीजिएगा। अब मैं 4-5 मेरे नेम प्लेस एनिमल पिछली बार भी बताया था आप लोगों को, हाँ ठीक है। अपना पेपर उठा लीजिएगा, मैं जो लोकेशन, जो नाम बता रहा हूँ या लोकेशन बता रहा हूँ, उसका संदर्भ क्या है वो आप खुद लिख लीजिएगा, खुद अपने माइंड में चला लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब लास्ट वीक के कितने लोगों ने वो बुक डालना शुरू कर दिया, अपना बुक बनाना शुरू कर दिया, नेम प्लेस एनिमल थिंग का। वही चेक नहीं करने वाले, खुद बनाएंगे तो आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग अभी अपने बुक में ये लिखिएगा कि इसका संदर्भ है क्या, और उसके बाद में 2 शब्द लिखिएगा, मतलब 2 लाइन लिखिएगा है क्या, तभी आपको याद रहेगा। अगर आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो ये सिर्फ पिछले हफ्ते का है, ठीक है ना। देख लिया, मैं पढ़ लेता हूँ, मेरा हैंडराइटिंग अगर खराब तो। मनी बत्रा लिखा है मैंने, डोंगी पालो एयरपोर्ट लिखा है, श्री अरुण गोयल लिखा है, पूर्णिमा बाई बर्मन लिखा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिखा है, दलाई लामा लिखा है, अरिटा पट्टी लिखा है। ये सब लास्ट एक हफ्ते के अंतर्गत बुक में आए थे, मतलब पेपर में आए थे, वही ना कोई रीजन होगा, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने आईडीडी, अगर आपके पास वो जो बुक आप लोगों ने अगर क्रिएट कर दिया होगा करंट अफेयर्स पढ़ने का एकमात्र तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। आप ज्योग्राफी का कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, इकोनॉमिक्स का कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, पॉलिटिकल कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, करंट अफेयर से रिलेशन उसका रहेगा ही रहेगा। इसलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करंट अफेयर वो वैसे ही याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो है पोर्चुगल का प्लेयर है, गोल मारता है, ये नहीं है उसका। देयर इज समथिंग रिलेशन। अभी पेपर में आया क्यों ही नहीं, फिर उससे रिलेटेड 2-3 आइटम्स और हमें देखना रहता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा, एंड उससे आपकी ज्योग्राफी भी इंप्रूव हो सकती है, इकोनॉमिक्स भी इंप्रूव होगी, पॉलिटिकल साइंस भी इंप्रूव होगा, ठीक है। तो ये मनी बत्रा है कौन, हाँ क्या है मनी बत्रा, ब्रिटेन के, वो तो ऋषि सुना है, हाँ मनी बत्रा नहीं, हाँ गुड, वेरी गुड। केवल ही से पीटी प्लेयर। अभी इसने एशियन चैंपियनशिप में इसने ही वन द ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना। तो
क्यों उसका नाम आया, अभी नेट पे सर्च कीजिएगा एशियन गेम्स कब होता है। बहुत सिंपल, देखिए ऐसे नहीं कि क्वेश्चन ये पूछेगा किसने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये कोई सवाल नहीं रहेगा आपका। एशियन गेम्स कितने फ्रीक्वेंसी में होता है, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, ये तो आपके पेपर में तो आया नहीं। लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे कि एशियन गेम्स होता क्या है, कौन सा स्पोर्ट था, टेबल टेनिस का स्पोर्ट था, इंडिया में टीटी के बड़े प्लेयर्स कौन है। तो ऐसे करके आपको लिंकअप करना पड़ेगा, करंट अफेयर से सिर्फ सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये लिंकअप करना पड़ेगा। ये डोंगरीपाला एयरपोर्ट ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वेरी गुड। अरुणाचल क्यों आया था पेपर में ये, हाँ राइट, रिसेंटली अभी इनॉग्रेट हुआ था, किसने, प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। लेकिन उसमें एक वर्ड अलग है कि हमने किसने इनॉग्रेट किया, क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, उससे हमें कोई लेना नहीं, हमें किससे लेना, एयरपोर्ट था। अरुणाचल प्रदेश में क्या इसके पहले एयरपोर्ट था ही नहीं, इसमें क्या विशेष चीज थी, देयर इज अ वर्ड नोन है, उसमें अगर पढ़ेंगे तो वो एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। अब ग्रीन फील्ड क्या होता है, ब्राउन फील्ड क्या होता है, वो आपको नेट में सर्च करना है। हर चीज हम लोग करंट अफेयर्स को ऐसे आपको डिराइव करना पड़ेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन है हर करंट अफेयर का टॉपिक, उसको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एचपी अरुण गोयल कौन है, सीईसी, सीईसी सही शब्द है, ईसी सही शब्द है, सीईसी स्टैंड्स फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ईसी स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर जो रहेंगे वही सीईसी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनको इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं, क्या कार्यकाल रहता है, कितने साल उनका रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो कितना साल उनका रहता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कि नहीं है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन अलग बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कि नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो आप लोग उसको पढ़ना शुरू करेंगे, देखिए ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये पूर्णिमा बाई बर्मन कौन है, हाँ हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है, स्वसहायता समूह का उसका नाम नहीं आ रहा, मतलब उसको लगभग आप आंसर से बहुत दूर में है, ठीक, कोई इश्यू नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई तो किया हमने। इनको अभी यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, क्यों मिला है, वो अंडरस्टैंड। करंट अफेयर एक ऐसी चीज नहीं है रोज हम लोग पढ़ाएंगे आपको, वो खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें देर समथिंग एक हरगिला आर्मी बोल के एक है उनका। अब इन्वायरमेंट को लेते हुए हरगिला आर्मी होता क्या है पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी से लिंकअप होकर आपके पास आएंगे। नेट में सर्च कीजिएगा, वो जमाना गया जब हम लोग, हमारे टाइम हम लोग बुक्स को ढूंढते थे, हमारे टाइम उतना गूगल उतना इफेक्टिव था नहीं। आज की डेट में तो घर का रास्ता क्या है वो भी गूगल ही बता देता है, घर में इतने देर रहे, रास्ते में दो घंटे रहे, आप मूवी देख के आए, सब कुछ बता देगा गूगल ही आपको, ठीक है ना। तो ये पता कर लीजिएगा, इसको दले नंबर क्यों आए, नहीं उसे बता दो। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो चल रहा है भाई, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उससे क्या फर्क है, लोग भी बोल नंबर ऑफ उसने गोल्स 5 वर्ल्ड कप में है ना, उसने गोल मारे हैं, वो एक पॉइंट भी है, एंड उसको अभी उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को उससे छोड़ के बाहर निकला हुआ है। तो आप जब पढ़ेंगे अभी फीफा वर्ल्ड कप कब तक होता है, कितने नेशंस होते हैं उसमें, क्या प्रोसेस रहता है, मतलब ये सब गूगल में सर्च करेंगे, विकिपीडिया ओपन करोगे तो आंसर दिखता ही जाएगा। हर चीज को रटने की जरूरत नहीं, पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक हो जाएगा, जब आपको आंसर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दले नामा जी क्यों आए थे अभी, कौन सा सम्मान मिला है, गांधी मंडेला अवार्ड मिला है। गांधी मंडेला अवार्ड कौन से फाउंडेशन देता है, वो देख लीजिएगा, जैसे गांधी फाउंडेशन, उसका फाउंडेशन क्या गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, क्या है, वो देख लीजिएगा। लास्ट ईयर किसको दिया था, क्या क्राइटेरिया रहता है, उसको देखिएगा। तो ये सारी चीजें जितना आप लोग ग्रास्प करें, हर चीज में जाके क्या है पूछ के आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये अरिका पट्टी कहां पर है, ठीक है, ये तमिलनाडु में अभी एक फर्स्ट बायोडाइवर्सिटिकल हेरिटेज साइट क्रिएट किया गया है। एक्ट कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या है,
पूरे कंट्री में कहाँ पर है, और भी ऐसे साइट्स हमारे बायोमेट्रिक साइट्स कहाँ है, ये है तो कुछ नहीं होगा। ये ज्योग्राफी में अगर जिनके ज्योग्राफी मेन से हो सकता है कि मैप में मार्क करो। अब अरट्टापट्टी आप मार्क तो कर दोगे, साउथ में लग रहा है तो चलो मार्क तो कर दो, साउथ में नीचे एक डॉट मार दो, ये अरट्टापट्टी हो गया। लेकिन उसके बाद भी 2 शब्द तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए भी तो मार्क है, लिखोगे क्या? तो पॉइंट वही पर है, सारी चीजें आपको करंट अफेयर से होता है। तो बस इतना ही टॉपिक था मेरा करंट अफेयर एंड ज्योग्राफी का। करंट अफेयर पर हम लोगों को बहुत फोकस करने की जरूरत है। बिना करंट अफेयर्स के आपके एग्जाम क्लियर होना बहुत टफ रहेगा। करंट अफेयर्स को पढ़िएगा। दूसरा और एप्टीट्यूड भी शुरू कर दिया हम लोगों ने, एप्टीट्यूड यानी सीसैट एग्जाम जो होता है आपका एप्टीट्यूड एग्जाम, उसको भी कंटिन्यूसली करते रहिए, रोज 1-2 घंटे उसके लिए निकालिए। मतलब एक टॉपिक ले लीजिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस,